नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा प्रैक्टिस संख्या 10 है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन हैं और कुछ बच्चों की कमेंट है कि एक कंप्यूटर का भी क्वेश्चन वगैरह कराए जाएं। तो देखिए, कंप्यूटर का जो है एक मैराथन क्लास जो आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ेंगे। तो इसलिए हम इतना कंप्यूटर करा देंगे कि आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के जो भी पीवाईक्यू हैं सभी क्वेश्चनों को एक क्लास में रख देंगे और उनका आप रिवीजन कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा कंप्यूटर में। तो हम 81वें क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, यानी कि इस सेट का ये पहला क्वेश्चन है और सीरीज का 181वां क्वेश्चन है। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 181 है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर दावाकर्ता को कितनी राशि उपलब्ध कराती है? तो कितनी कराती है? 7.5 लाख रुपए। देखिए, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर दावाकर्ता को 7.5 लाख रुपए सांत्वना स्वरूप दी जाती है और यह राशि तभी दी जाती है जब व्यक्ति उसी बस का यात्री हो जिसकी दुर्घटना हुई है तथा उसके पास वैध टिकट का होना भी अनिवार्य है। यानी ये मुआवजा सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी दुर्घटना हुई है, जिसने उस बस का टिकट ले रखा हो और वो वैध टिकट हो। यानी ऐसा ना हो कि वो टिकट कल का है या परसों का टिकट हो, वैध टिकट होना चाहिए, तभी ये मुआवजा राशि 7.5 लाख रुपए मिलेगी। और जो मैंने पहले भी आपसे बताया है कि अगर चोट गंभीर लगी है तो 25,000 रुपये मिलेंगे, पर शर्त वही है, टिकट वैध होना चाहिए। नॉर्मल चोट लगी है तो 10,000 का मुआवजा मिल जाएगा और अगर मृत्यु हो जाती है तो 7.5 लाख का मुआवजा मिलेगा वैध टिकट होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 182वां क्वेश्चन है हमारा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम किसी बस दुर्घटना में आधा टिकट धारक यात्री को कितना मुआवजा देती है? तो कितना मुआवजा देती है? तो 3.25 लाख का, यानी 3,75,000 रुपये का मुआवजा मिलता है। आधा टिकट धारक यात्री का मतलब ये है कि आपने देखा होगा रोडवेज में पूरा टिकट मिलता है, बट कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर आधा टिकट मिलता है। जैसे कोई बच्चा है तो उसके लिए आधा टिकट मिलता है, यदि 5 साल से कम उम्र है तो उसका तो फ्री में सफ़र सफ़र तय करेगा वो, और अगर 5 साल से 14 साल के मध्य उसकी एज है तो उसे आधा टिकट मिलेगा। तो उसके बारे में चर्चा हुई है। आधा टिकट धारक यात्री की बस दुर्घटना में मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा 3,75,000 रुपये का मुआवजा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 183वां क्वेश्चन है। देखिए, 183वां क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना में निगम के यात्री के घायल होने अथवा मृत्यु होने पर किस योजना के तहत राहत उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राहत एवं सुरक्षा योजना के तहत। यानी कोई दुर्घटना में अगर कोई घायल हो जाता है या फिर मृत्यु हो जाती है तो किस योजना के तहत राहत उपलब्ध कराया जाता है, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चनों में बात की है, तो वो राहत एवं सुरक्षा योजना के तहत कराया जाता है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन अगर एक बार हम देखें, एक्सप्लेनेशन में क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश परिवहन द्वारा किसी दुर्घटना में यात्री के घायल होने अथवा मृत होने पर राहत एवं सुरक्षा योजना 2017 के तहत राहत उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 184वां क्वेश्चन है। दुनिया में सबसे बड़ी बस परेड के लिए किसे जाना जाता है जिसे गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। यानी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों ने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया है, सबसे लंबी परेड की है इन्होंने। और इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं वो परेड कहाँ की है, कैसे की है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बसों की सबसे बड़ी परेड के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक शानदार उपलब्धि हासिल की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में इस उद्देश्य के लिए 500 से अधिक विशेष कुंभ मेला बसों की परेड की गई। 500 बसों के बेड़े पर 3.2 किलोमीटर दूरी में परेड की गई। यानी जब परेड की जा रही थी उस समय दूरी कितनी थी? तो 500 बसों ने जो दूरी कवर की तो 3.2 किलोमीटर की दूरी को कवर करके वो चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 185वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का उच्च प्रशासनिक संगठन होता है।
तो निदेशक मंडल होता है। देखिए इसका एक बार ढांचा हम देख लेते हैं कि इसका ढांचा किस तरीके से है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ढांचा है। तो सबसे ऊपर निदेशक मंडल होता है, उसके नीचे अध्यक्ष होता है, उसके नीचे प्रबंध निदेशक होता है और उसके नीचे अपर प्रबंध निदेशक होता है। ये जो क्रम है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 186वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कुल कितने स्टाफ हैं? यानी स्टाफ की बात की गई है, यानी कितने लोग कार्य करते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में। तो स्टाफ है 16,542 का। देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कुल स्टाफ 2020 तक लगभग 16,542 थे, जिसमें से प्रथम श्रेणी के 51 अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के 145 अधिकारी और 15,343 तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जिसमें चालक व परिचालक भी शामिल हैं। यानी जो बस ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं वो भी शामिल है, वो तीसरी श्रेणी में आते हैं। और 1,003 चतुर्थ श्रेणी व 13 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त 2 अंशकालिक कर्मचारी भी हैं। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कितने लोगों का स्टाफ है, तो 16,542 का। और अगर आपसे पूछ लेता है जो बस ड्राइवर और कंडक्टर है वो किस श्रेणी में आते हैं, तो वो तीसरी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 187वां क्वेश्चन हमारा, क्या मोटर अधिनियम 1988 तथा मोटर नियमावली 1989 में निम्न में से कौन कौन से कर आरोपण का प्रावधान किया गया है? तो माल कर है, यात्री कर है, अतिरिक्त कर है। और यहाँ पर यात्री कर, दोस्तों यहाँ पर यात्री कर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें माल कर, अतिरिक्त कर और यात्री कर है। और इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन में जहाँ तक है उपर्युक्त सभी दे रखा होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में है, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली 1997 तथा मोटर यान नियमावली 1989 में विभिन्न प्रकार के करों जैसे माल कर, अतिरिक्त कर, यात्री कर एवं फीस आदि के आरोपण का प्रावधान है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसमें उपयुक्त सभी लिखा हुआ होना चाहिए, पर वहाँ पर यात्री कर था, तो उसे हम काट के सही कर लेंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि यात्री कर, अतिरिक्त कर, फीस कर और माल कर ये सभी जो है इन आरोपण प्रावधान है इन सभी करों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 188वां क्वेश्चन है, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर नियमन का शासकीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो प्रमुख सचिव हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो वाहनों, माल एवं यात्रियों पर नियमों का निर्धारण करता है। यही नियम सभी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के वाहनों पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 189वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परिवहन के करों एवं शुल्कों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो परिवहन आयुक्त के द्वारा किया जाता है। देखिए करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जाता है, और इसकी सहायता के लिए 2 अपर परिवहन आयुक्त भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 190वां क्वेश्चन है, क्या परिवहन आयुक्त की सहायता के लिए कितने अपर आयुक्तों की नियुक्ति की गई है? तो हमने अभी पढ़ा है यह 2 अपर आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, यानी 2 अपर आयुक्त होते हैं परिवहन आयुक्त के साथ में। देखिए परिवहन आयुक्त की सहायता के लिए 2 अपर परिवहन आयुक्त तथा क्षेत्र में 6 उप परिवहन आयुक्त और 19 संभागीय परिवहन आयुक्तों अधिकारियों तथा 72 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये आपको याद कर लेना है, पर यह तो ज़रूर आपको याद होना चाहिए कि परिवहन आयुक्त की सहायता के लिए कितने अपर आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, तो 2 अपर आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 191वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम में 1992 में संशोधन किया गया था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सन 2009 में। देखिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के प्रावधानों के अंतर्गत 28 अक्टूबर 2009 को संशोधन किया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवहन यान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर
उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्धारित कर भुगतान न कर दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 192, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 113 में वर्णित है, तो भार की सीमा वर्णित है। जो धाराएं हम करा रहे हैं इन धाराओं को आप ज़रूर कर लें, क्योंकि ज़्यादा धाराओं के क्वेश्चन है नहीं, और आपको मेरा मानना तो ये है भाई, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो धाराओं से संबंधित देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 113 में भार की सीमा और प्रयोग वर्णित है, जो कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो राज्य में संचालित वाहनों के परमिट निर्गत करने के संदर्भ में संचालन हेतु शर्तें निर्धारित करते हैं। यानी बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि धारा 113 में क्या चीज़ वर्णित है, तो भार की सीमा वर्णित है। इम्पोर्टेंट ये धाराएं हैं जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, ज़्यादा धाराएं नहीं कराऊंगा, और जो भी कराऊंगा ये आपको पढ़नी ही पड़ेंगी हर कीमत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 क्वेश्चन है, यदि कोई वाहन स्वामी निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम की किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, धारा 194(1). देखिए धारा 194(1) है इस तरीके से, ये धारा 194(1), और इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं एक बार, देखिए उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम के धारा 194(1) के प्रावधानों के अंतर्गत जो कोई भी अनुमान्य भार से अधिक भार के किसी मोटरयान को चलाएगा या चलवाएगा तो 2000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना और लदान सीमा से अधिक लदे भार को उतरवाने के लिए 1000 रुपये प्रति टन की दर से अतिरिक्त धनराशि ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 194 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की कौन सी धारा कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह वाहन नीलामी कर सकता है? तो धारा 22। देखिए एक्सप्लेनेशन देखें हम कि उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम की धारा 22 के कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह देयकों का भुगतान वाहन के जब्त या रोके जाने की तिथि से 45 दिनों के अंदर नहीं होता है तो उसकी देय की वसूली नीलामी द्वारा कर सकता है। देखिए जो भी धाराएं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ ये धाराएं ज़रूर नोट कर लें, किसी पेपर पर ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, कम से कम 1 क्वेश्चन, और आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ से धाराओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 195 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन की नीलामी कितने दिन बाद की जा सकती है? तो अभी हमने बात की है एक्सप्लेनेशन में लास्ट क्वेश्चन में 45 दिन के बाद। देखिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहनों की नीलामी जब्ती के 45 दिनों बाद की जाएगी। और आप खुद सोचो इस बात को कि आप इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में जाओगे और वहाँ पर आपका क्या काम होगा, इन सब चीज़ों का ही तो काम होगा, तो ये धाराओं का आपको पता होना चाहिए। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन आपसे इन धाराओं से बन जाएंगे, और ये धाराओं के मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन है मात्र धाराओं के, और यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। पर आपको पता तो होना चाहिए उन क्वेश्चन का, तो आपको नोट डाउन ज़रूर करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, तभी याद होने में आसानी रहती है और जल्दी याद हो जाती हैं। क्योंकि बार बार क्लास देखोगे तो आपका जो समय है वो ज़्यादा खर्च होगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 196 है कि किसी वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने समय तक वैध होगा? तो 1 माह तक वैध होगा। देखिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की धारा 43 में प्रावधान किया गया है कि वाहन का अस्थायी पंजीकरण 1 माह से अधिक के लिए वैध नहीं होगा और उसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि धाराओं के 2 क्वेश्चन सीधे सीधे रख के मिलेंगे कि धारा लिखी हुई होगी और उस पूछा जाएगा कि इस धारा का क्या अर्थ है, इस धारा से क्या कार्रवाई हो सकती है। सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 196 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 197 क्वेश्चन है। देखिए 197 क्वेश्चन है हमारा, कोई परिवहन यान कब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा? तो सही आंसर है जब तक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी न हो। और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखें हम, तो मोटरयान अधिनियम एवं उनके अंतर्गत बनाए गए मोटरयान नियमावली के अंतर्गत कोई परिवहन यान
वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी न कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 198 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कंडक्टर अनुज्ञापत्र दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या होगी? तो इसका सही आंसर हाई स्कूल, यानी कंडक्टर जो होते हैं बसों पे कम से कम वो हाई स्कूल पास होने चाहिए। ये सिंपल सी चीज़ है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 199 क्वेश्चन है हमारा, क्या कराधान अधिकारी के आदेश को चुनौती दी जा सकती है? कितने दिनों के अंदर? तो 30 दिनों के अंदर। देखिए, उत्तर प्रदेश कराधान अधिनियम की धारा 12 के तहत किए गए कराधान अधिकारी के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 200वां क्वेश्चन है, बिना रजिस्ट्रीकरण के यान या गाड़ी चलाने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? यानी आपने रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं करवाई गाड़ी की, या कोई भी मोटर यान आप चला रहे हो, तो इसका सही आंसर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है आप पर। एक्सप्लेनेशन इसका देखें तो कराधान अधिनियम के अनुसार बिना रजिस्ट्रीकरण के यान या गाड़ी चलाने पर अधिकतम 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 201वां क्वेश्चन है हमारा, मोटरयान अधिनियम में दावा अधिकरणों द्वारा अधिनिर्णय किस धारा में है? तो धारा 168 में है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं, मोटरयान अधिनियम में दावा अधिकरणों द्वारा अधिनिर्णय धारा 168 के अंतर्गत दिया जाता है, जबकि धारा 173 में अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है। तो हमारे आज के सेट के क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको जो ये क्लास है ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप बेफिक्र रहें, आपका जो भी ये सिलेबस है ये आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा। बस आप भरोसा करके क्लास को देखते रहें। और कुछ भाइयों के ये कमेंट थे, क्या या तो प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ा दो या प्रैक्टिस सेट में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दो। तो दोस्तों, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ना बढ़ाकर हम प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ा देंगे। यानी आने वाले समय में अब हम एक सेट सुबह को 7:30 बजे आ जाएगा, एक सेट जो है शाम को किसी टाइम हमारा सेट आ जाएगा लगभग 7 बजे के आसपास या 6:30, जितना भी टाइम होगा वो आपको मिल जाया करेगा। टेलीग्राम पर भी हम जो उसकी अपडेट दे दिया करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जुड़ के रहें ज़रूर। और बाकी कंप्यूटर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक मैराथन क्लास में आपको क्वालिफाई करा दिया जाएगा। यूपी SSC के सारे जो क्वेश्चन हैं उनका जो भी अभी तक पूछे गए हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक हो गया, और अभी VPO का एग्ज़ाम होगा उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन जो है आपको करा दिए जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को अगर आप 1-2 बार देख लेते हो तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि कोई ज़्यादा हवाई चीज़ नहीं है कि वो नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि अगर उसके प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका समय ज़ाया होगा, क्योंकि नंबर तो आपको मिलने नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ही पढ़ना है। 50% का फोकस करो आप, और 50% में उन्होंने क्वालिफाई के लिए 33% मांगा, तो बहुत आराम से हो जाएगा। यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इतनी बड़ी नेगेटिव मार्किंग में नहीं है। अगर थोड़ा भी ध्यान से पेपर को करोगे, अगर आपको अच्छा भी ज़्यादा नहीं पढ़ा कंप्यूटर, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। और क्लास में इतना ही था। क्लास कैसी लगती है आपको कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो। कमेंट में मैं आपको जो है सारे जवाब दे दूंगा जो भी पॉसिबल हो सकता है। बाकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। धन्यवाद।